नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी सुर्खियों से, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। यूएन प्रस्ताव ने तालिबान के नियंत्रण को माना भारत अमेरिका का समर्थन। कश्मीर को लेकर बोला तालिबान, कहा हम नहीं देंगे दखल। बाइडेन से बोले थे अशरफ गनी, पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान आ रहे हैं। रसोई गैस के दाम फिर 25 रुपए बढ़े, इस साल बढ़ चुके हैं 190 रुपए। और यूपी में बुखार से बुरा हाल, फिरोजाबाद में 10 दिन में 45 बच्चों की मौत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव। जिस समय अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे थे, वापस जा रहे थे, उसी समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। और ये प्रस्ताव लाया गया था फ्रांस, यूके और यूएस की तरफ से। 13 मेंबर्स ने उस प्रस्ताव को पारित किया, एडॉप्ट किया। और उसमें 2 ऐसे देश थे, यानी कि रशिया और चाइना, जिन्होंने एब्सटेन किया, यानी कि वोटिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि उस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा है सारे देशों ने, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है एक तरीके से सिग्नल है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काबुल को, कि किस तरीके का राज्य, किस तरीके का प्रशासन चाहते हैं। इस प्रस्ताव में कुछ चीजें कही गई हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो अफगानिस्तान की धरती है, जो अफगानिस्तान की भूमि है, उसे किसी भी देश को धमकी देने के लिए या फिर आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तालिबान को कमिटेड रहना पड़ेगा, किस लिए? ताकि सेफ डिपार्चर हो सके, जो सेफ एग्जिट हो सके अफगानिस्तान के लोगों का और जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनका भी। इसके बाद उस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की हम जो बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और एक इंक्लूसिव सेटलमेंट होना चाहिए, और आतंकवाद को निपटने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो होना चाहिए। और जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस है उसका भी एक्सेस तालिबान को देना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन प्रस्ताव में लिखी गई थी। और आपको बता दें कि भारत इसकी प्रेसिडेंटशिप में था, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने उस सेशन को चेयर किया था। और तो भारत के लिए ये ज़रूरी था कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट कर सके और एक तरीके से काबुल को सिग्नल दे सके। लेकिन यहाँ पर ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि रशिया और चाइना ने क्या कुछ कहा था, कि क्यों वो एब्सटेन कर रहे थे। तो रशिया ने कहा था कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें जो आतंकवाद से जुड़े हुए जो धमकियां हैं, जो टेरर थ्रेट्स हैं, उनके बारे में ठीक से बोला नहीं गया है। और इसके अलावा क्या असर होगा अमेरिका के जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स हैं उनका। और रशिया इस बात से लेकर भी काफ़ी परेशान था कि जो यूएस ने अफगान गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया है, उसके बारे में इस प्रस्ताव में कुछ नहीं लिखा गया था। उसके बाद चाइना ने कहा है, उन्होंने आलोचना की है कि किस तरीके से अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स की थी और किस तरीके से एक गाड़ी पर हमला बोला था, उसको लेकर ये सारी बातें उस प्रस्ताव में लिखी गई थी। और चाइना और रशिया, जैसे मैंने आपको बताया, कि उन्होंने उस वोटिंग से एब्सटेन किया। लेकिन वोटिंग के अंत में यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने जो कहा है, और बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, कि हम सबको एयरलिफ्ट नहीं कर सकते थे और हमारे लिए पूरी कंट्री को एयरलिफ्ट करना बिल्कुल भी नामुमकिन था। और अब ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के लिए और जो यूएन एजेंसीज हैं उनको एक्सेस दिया जाए काबुल में। तो अब तालिबान कितना एक्सेस देता है, तालिबान कितने ह्यूमन राइट्स का सम्मान करता है, ये सारे बातें आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जल्द ही जो सरकार बनाने का जो मसौदा है वो जल्दी से शायद साइन होगा। ऐसा कई संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर खबरें आएंगी। लेकिन तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छाओं पर, और जो सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान को दिए हैं, तो वो देखना ज़रूरी होगा कि तालिबान उस पर कितना खरा उतरता है। क्योंकि अगर नहीं खरा उतरता तो फिर उसके बाद उस पर फिर से सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान इस समय एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए फाइट कर रहा है। जितना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में ज़रूरत है, उतनी ही इस समय तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों में तालिबान समन्वय कैसे बनाएगा, ये देखना होगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। तालिबान एक प्रशासक बन गया है, उसको मान्यता भी दे दी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, और ये मान गया है कि अब वो अफगानिस्तान में प्रशासक है।
लेकिन प्रशासक बनने के बाद सबसे बड़ी चिंता भारत की क्या रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देगा तालिबान? तो मैं आपको बता दूं कि यूएस के एग्जिट के बाद अनास हक्कानी, जो कि एक तालिबान लीडर हैं, हक्कानी नेटवर्क के, उन्होंने एक CNN न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो भारत से एक फ्रेंडली रिश्ता चाहते हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में फ्रेंडली रिश्ते बने और वो कश्मीर में दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि जो उनकी पॉलिसी है वो इंटरफियरेंस की नहीं है। और उन्होंने एक सवाल में ये भी कहा कि जो हमारे फैमिली के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और एक मीडिया गलत प्रोपेगेंडा भारत में कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत हमारे दुश्मन को यानी कि यूएस को सपोर्ट करता था, लेकिन हम वो सारी भूल चूक भारत की माफ करके और अब हम आगे अपने रिश्ते भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो ये बड़ी बात कही है अनास हक्कानी ने कि वो कश्मीर में इंटरफियर नहीं करेंगे। अब अनास यहाँ पर ये जाना जरूरी होगा कि वो कौन है। अनास सबसे छोटे बेटे हैं मिलिट्री कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के, जिन्होंने दोनों रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ाई की थी। और हक्कानी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि वो कश्मीर में इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं होगा कि हक्कानी नेटवर्क के जो रिश्ते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, तो उसके बारे में सबको पता है कि उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा दिया था। और अभी क्या हुआ है, कुछ ही घंटे पहले अलकायदा ने जब यूएस एग्जिट कर गया तो उसके बाद तालिबान ने अपने जीत का झंडा जब बुलंद किया तो अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है कि अब बधाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि अब ज़रूरत है कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं और उनको अब खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा अलकायदा ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो तमाम वो देश हैं जहां पर इस्लाम के दुश्मन बैठे हुए हैं, वहां से अब इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनको खत्म करने की बारी अब आ गई है, यानी कि क्लेंजिंग वहां पर ज़रूरी है। ऐसा कुछ अनास हक्कानी ने, अलकायदा ने अपने इस एफर्ट्स में कहा है। और जैसा कि अनास हक्कानी ने कहा कि हम तो सबको चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, लेकिन अलकायदा ने जो कहा है कि कश्मीर को लिबरेट किया जाए, अपने बधाई संदेश में उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर को आज़ाद करने का वक्त आ गया है। और कश्मीर के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लेबनान है, सोमालिया है, यमन है, यहाँ पर इस्लाम के सारे दुश्मन बैठे हुए हैं, इसलिए इन जगह को लिबरेट करने की ज़रूरत है। तो अब देखना ये होगा कि अगर एक तरफ अनास हक्कानी वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर में दखलंदाजी नहीं करते, तो फिर अलकायदा बधाई देता है और फिर कहता है कि हमें लिबरेट करने की ज़रूरत है कश्मीर को। तो इन जो दोनों चीज़ें हैं इनमें बिल्कुल एक विरोधाभास नज़र आ रहा है। लेकिन तालिबान को ये बात पता है कि वो अगर टेरर आउटफिट्स को वो सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में तालिबान के लिए एक बड़ी चुनौती है कि टेरर आउटफिट्स को वो कैसे दूर रखें। और इस समय क्योंकि अनास हक्कानी ने ये कहा है कि वो कश्मीर में इंटरफियर नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसे पूरा जो ये मामला है तालिबान का, उसका जो नेक्सस है टेरर आउटफिट्स के साथ, और तालिबान के अंदर भी जो मॉडरेट फैक्शंस हैं और जो हार्ड फैक्शंस हैं, हार्ड लाइन फैक्शंस हैं, उनमें इस समय तालिबान कैसे समन्वय बनाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती को तालिबान पूरा नहीं कर पाता तो हो सकता है कि तालिबान जो कह रहा है और जो करेगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और उसकी वजह से भारत में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। तो जो भारत की पॉलिसी है कि उन्होंने कल पहली ऑफिशियल मीटिंग दोहा में की है, उन्होंने मान्यता ज़रूर दी तालिबान को कि एज अ प्रशासक अब वो मान रहे हैं कि तालिबान अब प्रशासक हैं अफगानिस्तान के। लेकिन ये सिर्फ मान लेने से भारत की मुसीबतें कम नहीं होती। भारत के लिए जो वेट एंड वॉच का गेम है वो अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि तालिबान क्या कहता है और क्या करता है उसके एक्शंस को गेज करना होगा और यही करेगी शायद भारत की सरकार। लेकिन तालिबान क्या कुछ करेगा उस पर सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। लेकिन हाँ, जो ये बातें कही है वो ऑप्टिक्स के लिए, कैमरे के लिए बहुत अच्छी है कि वो कश्मीर में इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन टेरर आउटफिट्स को तालिबान सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो देखना होगा कि जो करते हैं, यानी कि इस तालिबान मैचिंग अप टू इट्स एक्शंस, वो एक बड़ी चीज़ होगी। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं।
एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर भी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है कि 23 जुलाई को जो पूर्व राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के अशरफ गनी और जो बाइडेन के बीच 14 मिनट की एक बातचीत फोन पर हुई थी और उस फोन की ट्रांसक्रिप्ट रॉयटर्स ने उसको स्टडी किया है और उसके बारे में बताया है और इसलिए ये बातें प्रेस में निकल कर आई कि जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तो बातचीत से ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि अशरफ गनी को जो बाइडेन ने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही थी कि पाकिस्तान से 10 से 15 हजार टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अब घुस आए हैं अफगानिस्तान में। और इसके अलावा जो बाइडेन ने बहुत सारी चीजों पर अशरफ गनी को कहा था कि जैसे कि उस पूरी बातचीत में ये बताया गया है कि जो मिलिट्री एड है वो किस तरीके से दिया जाए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया जाए, मैसेजिंग को लेकर भी जो बाइडेन ने कहा कि परसेप्शन जो अफगानिस्तान के बारे में है वो बहुत खराब है, कि अफगानिस्तान जरूरत है कि अशरफ गनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अपने सारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और लोगों को बताएं कि उनके पास एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है और उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत वो तालिबान से लड़ पाएंगे। लेकिन अशरफ गनी ने ऐसा नहीं किया। जो बाइडेन ने उनसे ये भी कहा कि आप एक डिफेंस मिनिस्टर की तर्ज पर एक वॉरियर बना दीजिए जिसके अंडर पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी होगी और उनका इशारा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के ऊपर था। लेकिन फिर भी अशरफ गनी ने ऐसा नहीं किया। और इस बीच क्या हुआ, ये भी उस फोन कॉन्वर्सेशन में पता चला है कि जो बाइडेन और अशरफ गनी दोनों को ये बातें पता थी कि तालिबान कैप्चर करेगा, लेकिन इतनी तेजी से सारे प्रोविंसेस को वो कैप्चर कर लेगा, शायद ये बातें उन्हें नहीं पता थी। और परसेप्शन के बारे में ये कहा है कि अफगानिस्तान में एक परसेप्शन प्रॉब्लम है, ऐसा जो बाइडेन ने अशरफ गनी को बोला था। और जो मैंने कहा कि एक पीसी करने की जरूरत थी, जो भी अशरफ गनी ने नहीं की। और गनी को ये बात बिल्कुल साफ साफ तौर पर बताई गई थी कि ये एक फुल स्केल इन्वेजन है जिसमें कि तालिबान इंट्रूजन कर रहा है, तालिबान इन्वेड कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है और पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ। तो ये एक बड़ी बात है कि अशरफ गनी को ये बातें पता थी और अशरफ गनी ऐसा क्यों नहीं कर पाए। और जो बाइडेन ने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले 15 अगस्त को ये कैप्चर किया था तालिबान ने अफगानिस्तान को, उसके कुछ हफ्ते पहले यूएस ने एक एयर स्ट्राइक भी किया था ताकि जो अफगानिस्तान की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ सके। लेकिन फिर भी अशरफ गनी ने ऐसा नहीं किया। अब उसका क्या कारण है, लेकिन ये बताना कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ गए हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं तालिबान और जो अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी हैं वो उनकी सांठगांठ की वजह से ही इतनी जल्दी अफगानिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उन पर तालिबान ने कब्जा किया है। तो ऐसे में तालिबान को उनकी फेस वैल्यू पर लेना कितना ठीक होगा, तालिबान पर कितना विश्वास कर सकते हैं, ये सारे सवाल लोगों के बीच में खड़े हैं। अभी तालिबान जरूर ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बोल रहा है कि वो कश्मीर में इंटरवीन नहीं करेगा, ह्यूमन राइट्स का सम्मान करेगा और जो महिलाएं हैं महिलाओं को पूरा बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें तालिबान अपने नए अवतार के बारे में कर रहा है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ मिलकर उसने सारे प्रोविंसेस को कैप्चर किया है, ये बिल्कुल साफ संकेत है कि पाकिस्तान की शह इस समय तालिबान को मिल रही है। और अगर ऐसा है तो ये फिर भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत की जो वेट एंड वॉच पॉलिसी है वो अभी खत्म नहीं होती। उन्होंने मान्यता जरूर दे दी है तालिबान को, लेकिन अभी डेंजर सिग्नल भारत के लिए इस समय काफी हैं, क्योंकि कैसे आतंकवादी गतिविधियों को दूर रखेगा, कैसे जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, नेशन बिल्डिंग का काम है, वो भारत कैसे करेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारे अभी देखने वाले सवाल हैं और बड़ी चुनौती भी है, न सिर्फ तालिबान के लिए बल्कि भारत के लिए। लेकिन यह है कि अगर तालिबान अपनी आतंकवादी जो उसकी सांठगांठ है तालिबान की आतंकवादियों के साथ, अगर उस पर नकेल तालिबान नहीं कसता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसको सैंक्शन मिलेगा, उसको उसका विरोध होगा और फिर तालिबान अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए शायद लड़ता रहेगा। तो अभी देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है उसकी शक्ल क्या होती है, टेरर एक्टिविटीज को कितना बढ़ावा दिया जाता है, टेरर आउटफिट्स को किस तरह से रखा जाता है, सारी बातें उस पर निर्भर होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बढ़ती गैस कीमतों की से जुड़ी हुई खबर है और बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से हर
आम आदमी के घर में जो हाउस होल्ड बजट बनाया जाता है महीने का, तो उस बजट में ये लिखा जाता है कि आपके गैस पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, पेट्रोल पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर एलपीजी सिलेंडर की मैं बात करूं, जो नॉन सब्सिडाइज्ड 14.2 kg का जो एलपीजी सिलेंडर है उसका दाम 25 रुपए बढ़ गया है, और जो कमर्शियल एलपीजी है उस पर 75 रुपए बढ़ गया है। और ये पूरे साल में अगर आप देखें तो इस पर 190 रुपए बढ़ गए हैं। और इसको लेकर आज राहुल गांधी काफ़ी हमलावर भी हुए कि जो 2014 में एलपीजी सिलेंडर का दाम 410 था और अब वो 885 रुपए हो गया। उसी तरीके से अगर पेट्रोल का दाम आप देखें तो 2014 में 71 रुपए था और अब वो बढ़कर 101 रुपए हो गया। डीजल की कीमतें 57 रुपए थी 2014 में, अब वो बढ़कर 88 रुपए हो गई हैं। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल जो तेल की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 105 रुपए है थी और आज 71 रुपए है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं तो फिर भारत उस कीमत को कम क्यों नहीं कर पा रहा है, ये जानते हुए कि आम आदमी के लिए इस समय गुजारा कितना मुश्किल है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास सैलरीज नहीं आ रही हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और ऐसे में अगर एक आम आदमी के लिए घर चलाना, आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा अगर एलपीजी सिलेंडर का दाम भी आप बढ़ा देंगे। बड़े बड़े प्लान मोदी जी लेकर आ रहे हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फ्रेमवर्क एक बना है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर मोनेटाइज करने की बात हो रही है, जैसे नेचुरल गैस, एविएशन, शिपिंग, पोर्ट्स, दूरसंचार, खाद्य सुरक्षा, वितरण। तो ये सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हिस्सा हैं और सरकार ने ये कहा है कि अगले 4 साल में वो 6 लाख करोड़ रुपए इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जुटाएगी। तो फिर आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? अगर आप तेल की कीमतें नहीं कम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम विकास के काम में उसको लगा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को राहत देने का काम ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या इसी तरीके से विश्वास जीतने का काम कर रही है मोदी सरकार? और आम आदमी के दुख दर्द से और उसकी आर्थिक हालत से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को कोई सरोकार नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। आइए अब रुक करते हैं यूपी का, जहां पर जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 45 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें से 8 बड़े लोग हैं, 8 एडल्ट्स की और 45 बच्चे। और जो इनको सिम्टम्स बताए जा रहे थे कि इनको तेज बुखार था और लो प्लेटलेट काउंट था, यानी कि प्लेटलेट्स गिर रही थी इन बच्चों में और फिर उनकी मौत हुई है। ये फिरोजाबाद का मामला है, सबके बीच सामने आ रहा है। और इसके अलावा मथुरा और आगरा में भी ऐसे केसेस सुनाई पड़ रहे हैं। ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि डेंगी से इन बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अभी देखना होगा क्योंकि इनके बच्चों के सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसको भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो अभी दौरे पर भी गए थे फिरोजाबाद में और काफ़ी डायरेक्शंस उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि चौकन्ना रहना है। इस बीच फिरोजाबाद में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और स्पेशली जो क्लास 1 से लेके 8 तक की जो कक्षा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है 6 सितंबर तक। और अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं, अब ब्लड सैंपल्स दिए गए हैं, अब उसमें क्या कुछ निकलता है। लेकिन एक बहुत ही रहस्यमयी बुखार है जो कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो तीसरी वेव है उसकी भी बात सरकार कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरी वेव में, हमने दूसरी वेव के दौरान देखा था कि अलग अलग डेल्टा वेरिएंट सामने आए थे, तो कहीं तीसरी वेव का ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं जो कि एक जानलेवा बुखार के रूप में ये अब उभर कर आ रहा है। तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और जैसा ये कहना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस समय ज़रूरी है और हम बिल्कुल भी ढिलाई नहीं कर सकते क्योंकि तीसरी वेव सिर पर है और वो अब एक राक्षसी रूप कब लेगी या किस तरीके से लेगी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा कि आपको ये पूरा जो विश्लेषण था कैसा लगा। देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।